मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है वो है रिसर्च प्रपोजल के बारे में कि रिसर्च प्रपोजल क्या है और एज ए रिसर्चर अगर हम रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहे या रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे। तो व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल? रिसर्च प्रपोजल क्या है? A research proposal provides a detailed plan of a research project before you undertake the research. In other words, a research proposal is a document written by a researcher that provides a detailed description of the proposed program. It is like an outline of the entire research process that gives a reader a summary of the information discussed in a project. अगर विद रेफरेंस टू रिसर्च हम बात करें तो प्रपोजल की जो टर्म है इसकी जो बेसिक मीनिंग है, बेसिक मकसद है वो क्या है? वो तमाम प्रोसीजर है, वो तमाम प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम है जो कि एक रिसर्चर बिफोर कंडक्टिंग ए रिसर्च प्रोजेक्ट और रिसर्च स्टडी प्रपोज करता है इज कॉल्ड रिसर्च प्रपोजल। Therefore, we can say that research proposal is the term used for the process or procedure which proposed by the researcher before conducting a research study to reach at certain finding and conclusion. So, while developing a research proposal, there are a few points which is necessary to be keep in mind. These points are: number first, what research question will be addressed and how they will be addressed. सबसे पहला पॉइंट क्या है रिसर्च प्रपोजल में कि कौन से रिसर्च क्वेश्चन the researcher will address in his or research study and how this research question will be addressed. Second one, how much time and expenses will be needed for the research. Yani how much time as well as expenses or financial resources will be needed for the completion of the research study. Third one, what prior research has been done on the current topic. मीन के जिस टॉपिक पर, जिस प्रॉब्लम पर आप काम करना चाहते हैं, क्या उस पर पहले भी कोई रिसर्च काम हुआ है? इफ यस, सो हाउ मच? नंबर 4, हाउ द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च विल बी असेस्ड. सो रिजल्ट आप बनाएंगे, जो रिजल्ट आप हासिल करेंगे, how you will address, how you will calculate it, how you will assess or examine these results. And number last point, how this research will contribute theoretically as well as practically to the concerned field. जो लास्ट पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिसर्च प्रपोजल में, वो क्या है कि जिस टॉपिक पर आप काम करना चाहते हैं या करने वाले हैं, ये कितना थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल आपके फील्ड को कंट्रीब्यूट करेगा. सो दीज 5 पॉइंट्स आर द बेसिक पॉइंट which is necessary to be taken into account while developing a research proposal. अब देखिए, इन्हीं 5 पॉइंट्स के बेस पर एक रिसर्चर अपने स्टडी को, अपने प्रपोजल को फर्दर
कैटेगराइज करता है इन 3 चैप्टर्स, जिसको हम नाम देते हैं की चैप्टर इन रिसर्च प्रपोजल। अब ये की चैप्टर्स कौन कौन से हैं? चैप्टर फर्स्ट which is known as introduction chapter, chapter 2 which is known as literature review chapter, chapter third which is known as methodology chapter। so ये 3 चैप्टर जो है, ये तीनों के 3 चैप्टर्स फिर मजीद जो ना हम एलोबोरेट करते हैं। सो चैप्टर फर्स्ट, जिसको हम इंट्रोडक्शन चैप्टर बोलते हैं, या इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है। द इंट्रोडक्शन चैप्टर हेल्प द पर्पस ऑफ द लीडिंग द रीडर्स फ्रॉम ए जनरल सब्जेक्ट एरिया टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ रिसर्च। यानी इंट्रोडक्शन चैप्टर जो कि फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है प्रपोजल का, इसमें रिसर्चर क्या करता है? इसमें रिसर्चर इन डिटेल जो जर्नल प्रॉब्लम होता है से लेकर स्पेसिफिक प्रॉब्लम तक बताता है। यानी इन दिस चैप्टर द रिसर्चर एक्सप्लेन द जर्नल एज वेल एज स्पेसिफिक फेनोमेना, and this chapter comprised of these 5 points. The first point is known as background of the study. Second one is called statement of the study. Third one is called objective of the study. Fourth one is called research hypothesis or research question, and fifth one is known as significance of the study. So जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है इंट्रोडक्शन चैप्टर का, इसको हम बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी का नाम देते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी का मकसद क्या है? बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी का मकसद कि आप जिस टॉपिक पर काम करना चाहते हैं उस पर कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, और आपने जो बकाया काम है उसमें आपने कितना करना है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में आपने बताना होता है कि आपने जो काम करना है, जो बकाया काम है, उसमें आपने जिस पॉइंट्स पे, जिस एस्पेक्ट्स पे, जिस पर्सपेक्टिव्स पे काम करना है, उसको आप किस तरीके से वो करेंगे, कैरी आउट करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। थर्ड वन क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। आप जिस टॉपिक पर, जिस प्रॉब्लम पर काम करना चाहते हैं, आप इसमें लिखते हैं कि इसी टॉपिक का, इसी प्रॉब्लम का मकसद क्या होगा, किस मकसद के लिए आप जो ना इस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं। जो फोर्थ वन है, दैट इज रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन, इसमें रिसर्चर क्या करता है? इसमें रिसर्चर write or explain about the suggested solution of the problem, or the suggested solution of previous researchers about your problems के बारे में बताता है। और जो लास्ट पॉइंट है चैप्टर फर्स्ट का, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी का मकसद क्या है कि आप जिस टॉपिक पर काम करना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन क्या होगी टुवर्ड द कंसर्न्ड फील्ड। चैप्टर 2, जिसको लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है। A literature review is a survey of scholarly sources on a specific topic. Writing a literature review involves finding relevant publications such as book and journal articles, critically analyzing them and explaining what you found. Chapter 2, जो कि लिटरेचर रिव्यू
जिसमें हम करते हैं, इसमें रिसर्चर जो प्रीवियस स्टडीज होते हैं जो कि बुक्स की शक्ल में, रिसर्च आर्टिकल्स की शक्ल में, रिसर्च रिव्यूज की शक्ल में मौजूद होते हैं, उनकी क्रिटिकल रिव्यू करके अपने लिए एक न्यू प्रोसीजर अपना लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। एक बात ध्यान में रखिए कि लिटरेचर रिव्यू का जो बेसिक मकसद है, प्रीवियस स्टडीज की रोशनी में एक नया प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करके अपने काम को आगे लेकर जाना होता है। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 में कुछ पॉइंट्स है। जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स है, जब भी आप लोग लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोग ध्यान में रखें। एंड दिस पॉइंट्स आर नंबर फर्स्ट, सर्च फॉर रेलिवेंट लिटरेचर। जब भी आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं उसमें सबसे पहले आप जो भी लिटरेचर तलाश करते हैं, इट मस्ट बी अ रेलिवेंट वन। ठीक है, रेलिवेंट लिटरेचर को क्या करें, आप लोग तलाश करें। सेकंड वन, एवलुएट सोर्सेस। अब जो लिटरेचर आपने कलेक्ट की, जो लिटरेचर आपने जमा की, उसको आप एवलुएट करें। इसी तरह एवलुएट करके जो मोस्ट रेलिवेंट है उसको आप क्या करें, अपने स्टडी में उनकी क्रिटिकल एनालिसिस करके अपने स्टडी में उसको इंक्लूड करें। इसी तरह आइडेंटिफाई थीम्स, डिबेट्स एंड गैप्स। इसी तरह जो प्रीवियस स्टडीज, जितने भी स्टडीज हुए पड़े हैं, उसकी आप क्या करें, उसकी जो थीम है उस पर जो डिबेट किया गया है और साथ साथ उसमें जो गैप्स दिए गए हैं उनको मद्देनजर रखकर आप क्या करेंगे, उसमें अपने लिए रिसर्च गैप ढूंढेंगे। फोर्थ वन, आउटलाइन द स्ट्रक्चर। अब उनके बेस पर आप क्या करेंगे, उन्हीं के बेस पर आप अपने लिटरेचर रिव्यू का भी क्या करेंगे, एक आउटलाइन बनाएंगे, एक शक्ल बनाएंगे। एंड लास्ट वन, राइट योर लिटरेचर रिव्यू। और इसी तरह आप भी अपने लिटरेचर रिव्यू को क्या करेंगे, वो करेंगे, लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सो चैप्टर थर्ड, which is known or called as methodology chapter or methodology of the study. The methodology section of the proposal, the researcher write about the detail of procedures adapted for reaching at certain finding and conclusion. रिसर्च के इस चैप्टर में एक रिसर्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिसर्च स्टडीज वो क्या करते हैं, उनके प्रोसीजर्स को देखकर अपने लिए एक नया प्रोसीजर अडॉप्ट करके अपने स्टडी को कैरी ऑन रखता है। यानी उन प्रीवियस स्टडीज के प्रोसीजर के बेस पर वो अपने लिए एक नया प्रोसीजर बना लेता है। और नए प्रोसीजर बनाकर आप क्या करते हैं, एक रिसर्चर क्या करता है, ही शी कैरी ऑन हिज हर रिसर्च स्टडी। अब इस चैप्टर में जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस चैप्टर के, वो क्या है, नंबर फर्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी का मकसद क्या है कि आपकी रिसर्च की जो मेन कंसर्न है, मेन ताल्लुक है, वो किसके साथ है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। सेकंड वन, सैंपल एंड सैंपल साइज। अब देखिए रिसर्चर के लिए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू कांटेक्ट ईच एंड एवरी रिस्पोंडेंट ऑफ द कंसर्न पॉपुलेशन। अब उसमें वो फिर क्या करते हैं, अपने पॉपुलेशन में से कुछ महसूस लोग लेते हैं। अब जो महसूस लोग लेते हैं दैट इज कॉल्ड सैंपल एंड सैंपल साइज। जिस प्रोसीजर के तहत रिसर्चर अपने पॉपुलेशन से सैंपल लेता है, दैट्स प्रोसीजर इज नोन एज सैंपलिंग। और थर्ड वन क्या है, टूल फॉर डेटा कलेक्शन। टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन का मकसद वो टूल्स, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि एक रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडीज से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड टूल फॉर डेटा कलेक्शन। These tools are four in number, or there are four basic tools for data collection, that is questionnaire, test, interview and observation.
सो नाउ इट डिपेंड अपॉन ऑन द रिसर्चर कि वो कौन सा टूल इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि एप्लीकेशन ऑफ टूल, data collection tool is totally depend upon the nature and demand of your research study. तीसरा वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब जो इंस्ट्रूमेंट आपने डेवलप की या आपने अडॉप्ट की या एडेप्ट की, आप उसकी फिर उस इंस्ट्रूमेंट की आप वैलिडिटी साथ साथ रिलायबिलिटी वो करेंगे कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं या जो टूल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या वो टूल वैलिड भी है और रिलायबल भी है या नहीं। फिफ्थ वन क्या है, मूड फॉर डेटा कलेक्शन। अब देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट आपने डेवलप की, जो टूल आपने डेवलप की, अब उसके लिए आप क्या करेंगे रिसर्च में, उसी के लिए आप एक तरीका अडॉप्ट करेंगे। वो तरीका आप क्या हो सकता है, वो आप खुद भी इंस्ट्रूमेंट उठाकर, वो क्वेश्चनर है, टेस्ट है, इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन है, वो जाकर भी जो ना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। बाई पोस्ट भी कर सकते हैं, बाई ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं। मकसद ये है कि जिस तरीके से आप अपने रिस्पोंडेंट से थ्रू योर टूल और थ्रू योर इंस्ट्रूमेंट डेटा कलेक्ट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड मोड फॉर डेटा कलेक्शन। सिक्स वन इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। अब आपने जो डेटा कलेक्ट की, अब जो कलेक्टेड डेटा है, अब उसको एक शेप आपने देना होता है, उसका रिजल्ट आपने बनाना होता है, विच इज नोन आर टर्म्ड एज डेटा एनालिसिस। और लास्ट वन क्या है, रेफरेंसेस। आपने अब देखिए चैप्टर फर्स्ट में, चैप्टर सेकंड में, चैप्टर थर्ड में जिस तरह हम डिस्कस करने लगे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम बात करते हैं अबाउट बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। बैकग्राउंड में फिर हम बात करते हैं प्रीवियस रिसर्च को कि कितना काम हुआ है, कितना बाकी है और कितना आप करने वाले हैं। अब उसमें आपने जितने स्टडीज इंक्लूड किए उनके सोर्सेज, साथ साथ चैप्टर 2 में अपने जितने स्टडीज की क्रिटिकल एनालिसिस की है उनकी सोर्सेज, और चैप्टर 3 में आपने जितने भी रिसर्च स्टडीज की मेथोडोलॉजी स्टडी करके अपनी मेथोडोलॉजी बनाई है, उनके सोर्सेज को आप प्रॉपर साइट करेंगे इन द शेप ऑफ रेफरेंसेस, जो कि मेथोडोलॉजी का लास्ट कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।